पहले से ही वो अपने हाँ स्ट्रगल सर। कर रहा था ड्यू टू so many burden that was imposed by the allies power by the treaty of Versailles। बात समझे? तो हुआ क्या इसी में। और ये बताओ, जब भी मार्केट खत्म हो जाता है तो सबसे ज्यादा वो लोग प्रभावित होंगे जो मार्केट पे डिपेंड है ना। जैसे ये तो यस सर। कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो कोविड के सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा बर्डन किस कैटेगरी को पड़ा है? जो हायर सोसाइटी है, जो लोअर सोसाइटी है, जो मिडिल सोसाइटी है, या जो अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है लोअर क्लास हुआ। तो लोअर क्लास तो ऑलरेडी पहले से ही प्रॉब्लम में था बच्चों, तो उनको प्रॉब्लम्स का इतना ज्यादा अनुभव होने का नहीं है ना। बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। जैसे पहले भी वो भूखा रहता था, अभी भी भूखा है, तो उसके लिए क्या कोई अभी बहुत भी बड़ी है। समस्या है क्या? तो मिडिल नो क्लास सर। है। लेकिन जो मिडिल क्लास है बच्चों, जो सैलरी पे डिपेंडेंट है, जो मार्केट पे डिपेंडेंट है, जो उनको सबसे बड़ा प्रभाव, क्योंकि उनका जीवन दिख रहा है ना कि कितना पीछे जा रहा है। आप समझ रहे हो? यस सर। अच्छा देखो, अब तुम्हारे पिताजी 10 लाख रुपए फिक्स किए हैं बैंक में। बात समझे? कितने रुपए फिक्स किए हैं? 10 लाख। 10 लाख रुपीज फिक्स किए। अब वो 10 लाख रुपीज की वजह, ये जो 10 लाख रुपीज है बच्चों, इसकी कीमत ज्यादा है ना इस समय। यस सर। यस सर। तुम्हारे पिताजी इस वजह से फिक्स किए हैं, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे जब हायर एजुकेशन में पैसे की जरूरत होगी, तो उस समय उस पैसों को हम यूज करेंगे। लेकिन हो गई जर्मनी वाली स्थिति कि 9 करोड़ 93 करोड़ रुपए के बराबर $1 हो जाए, और ऐसी स्थिति इंडिया में हो जाए कि 10 लाख रुपए के बराबर $1। तो बताओ, तुम्हारे पैसे की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई। कम हो गई। और ये तो पैसा कम हो जो गई। मतलब जिनकी क्यों कम हो गई बच्चों? क्योंकि पैसे की, रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है। बात समझ रहे हो? तो जर्मनी में जो मिडिल क्लास Yes. था, जो सेविंग, जो सेव किए थे, जो अर्निंग कम्युनिटी थी, वो इस वॉल स्ट्रीट कोलैप्स से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि उनके बिजनेस खत्म हो गए, उनके सैलरीज बंद हो गई, उनका जो सेविंग्स है, जर्मन जो कॉइन्स, जर्मन करेंसी की वैल्यू कम होने की वजह से उनकी जो सेविंग्स है, वो उनकी भी वैल्यू कम हो गई। इस वजह से उनके अंदर डिस्पेयर और डिस्क्रिपेंसी की फीलिंग्स जनरेट होने लगी। डिस्पेयर मतलब निराश होने लगे। बात समझ रहे हैं? और उनके अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ जिसका नाम था दरिद्र होने की स्थिति, इम्पोरिस्ड। गरीबी और दरिद्रता में अंतर समझते हो ना? तो गरीबी और मतलब क्या है कि अब उनको अपने एग्जिस्टेंस पे प्रॉब्लम्स आने वाली है, यानी वो ये समझ रहे हैं कि अब हम सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं। तो जो मिडिल क्लास था उसके अंदर फीलिंग ऑफ फियर आ गया कि दे विल बिकम पुअर। बात समझ रहे हो? क्यों उनके अंदर ये डर हो गया कि वो क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। और इस जो फीलिंग है उसी को हम बोलते हैं प्रोलैटरिज्म, जो ये वर्ड लिखा है ब्लैक से, देख रहे हो? यस सर। ये जो वर्ड है देख रहे हो ना, ये यस सर। का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ फियर टू बिकम पुअर। बात समझ गए? And anxiety of being reduced to the rank of the working class was still the unemployed। लोगों का रोजगार जाने लगा, सब हम तुम लोगों को बता ही चुके हैं। अब देखो हुआ क्या, जो ऑर्गेनाइज वर्कर है, ऑर्गेनाइज वर्कर मतलब ऐसा वर्कर समझो कि इस समय जो कोविड सिचुएशन है उसमें 2 कैटेगरी के वर्कर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और एक प्राइवेट एम्प्लॉई है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई को कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ा है क्या इस कोविड का? नो सर। नो सर। उन्हीं को बोल रहा है ये ऑर्गेनाइज वर्कर। ये ऑर्गेनाइज वर्कर जो थे वो एनी हाउ मैनेज कर पा रहे थे सिचुएशन को, क्योंकि उनकी एक फिक्स इनकम थी जो मार्केट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती थी।
but those who are market dependent badly affected by this fall state collapse and the economic crisis. बात समझ गए? जो बड़े बड़े बिजनेस थे वो भी कोलैप्स होने लगे। अच्छा ये बताओ, जब मार्केट में अच्छा नहीं करेगा, मार्केट जब डाउन होता जाएगा तो कीमत कम होगी या बढ़ेगी? तो कम होगी। कम होगी ना। यस तो सर। कीमत कब बढ़ता है? जब डिमांड ज्यादा हो। जब डिमांड ज्यादा होगा, जब हम ज्यादा लोग उसको खरीदना चाहेंगे तो चीजों की कीमत बढ़ता है। जब कम लोग खरीदेंगे तो उसकी कीमत कम होगी। बात समझे? एग्जाम्पल ऑक्सीजन सिलेंडर इस हाँ टाइम का। बिल्कुल। अब देखो कोई भी इस समय जो कोविड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, जैसे देखो ऑक्सीमीटर पहले 300 रुपए का मिलता था, 400 का मिलता था। आफ्टर कोविड इस समय उसकी जो प्राइस है 3000 से 4000 होगी, क्योंकि डिमांड उसका ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर बोल लो, है ना। ये सारी वेंटिलेटर, वेंटिलेटर बिल्कुल। तो डिमांड बढ़ने के साथ उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने के पीछे दो रीजन है बस। या तो जब जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगा कि नहीं? सर बढ़ जाए। जैसे तुम अभी नौकरी अच्छा पा जाओ तो तुम सोचोगे कि कार हो जाए हमारे पास, है ना, अच्छा सा घर हो जाए। तुम सोचोगे अब चलेंगे हम ट्रेन से नहीं चलेंगे बल्कि अब एरोप्लेन से चलेंगे, है ना, ऐसा सोचोगे कि नहीं? यस सर। तो तुम उन सारी चीजों का डिमांड ज्यादा करोगे ना, बढ़ाओगे कि नहीं उन सारी चीजों का डिमांड? यस सर। जब डिमांड बढ़ेगा Yes, तो उसका sir. प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, या फिर प्रोडक्शन भी बढ़े। लेकिन जर्मनी के केस में देखो दूसरी चीज है, प्रोडक्शन बढ़ने की पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, और डिमांड बढ़ने की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि लोगों का रोजगार जा रहा है, इस वजह से उनका अर्निंग नहीं हो रहा है। जब अर्निंग नहीं होगा तो कोई खरीदने वाला नहीं बचेगा। आप समझ गए? यस सर। जब तो जो एग्रीकल्चर प्राइस था बच्चों, उसका भी जो कीमत है वो क्या होने लगा? कम होने लगा। बताओ कम हो जाएगा कि नहीं? यस सर। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो जो पीजेंट हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी या घटेगी? सर घटेगी। घटेगी। यानी इस क्राइसिस से तुम क्या देख रहे हो कि पीजेंट, बिजनेस कम्युनिटी, सैलरीज डिपेंडेंट वर्कर्स सभी जो है एनी हाउस सर्वाइवल एक वर्ड हम लोग पढ़े थे ना, सब्सटेंशियल क्राइसिस यस सर। के फेज में आ जाते हैं। बात समझ गए? देखो एक और लाइन लिखा है यहाँ पे, अनेबल जो वुमेन्स थी बच्चों, unable to feel their children's stomach were filled with a sense of deep despair. despair मतलब होता है निराश। एक जो महिला है अगर अपने बच्चों को भोजन नहीं करा पा रही है बच्चों, तो क्या होगा? उसको बहुत ज्यादा कष्ट होगा ना, होगा कि नहीं? यस सर। और इस वजह से नहीं करा पा रही है कि उसके पास कुछ है ही नहीं खिलाने को। समझो तुम, अब तुम पूरा उस सोसाइटी, उस समय की स्थिति को सेंस कर पा रहे हो कि कैसा रहा होगा उस समय का जर्मनी? यस सर। सभी लोग सेंस कर पा रहे हो ना? Yes, बस sir. हिटलर तक आने ही वाले हैं। अब आते हैं हम देखो कि वेमर रिपब्लिक इसी बीच में क्या हो गया। वेमर रिपब्लिक वाज वेरी फ्रेजाइल, मतलब होता है जो बिखरने वाला हो, जल्दी जल्दी टूट जाए। आप समझ रहे हो? The Weimar Republic politically was very fragile. That means unable to form a stable government. And reason behind this was two. First one is constitution had some inherent defect. मतलब constitution में ही कुछ समस्या थी। समस्या यह था कि प्रोपोर्शनल मेजॉरिटी की बात की गई। प्रोपोर्शनल मेजॉरिटी मतलब जो जिस कम्युनिटी से है उसी के अकॉर्डिंग सीट्स होगी। बात समझ गए? पार्टीज वाइज प्रोपोर्शनल मेजॉरिटी होता था, जिस वजह से किसी भी पार्टी का मेजॉरिटी पाना यहाँ पे नेक्स्ट इम्पॉसिबल, मतलब कि संभव नहीं था। समझ रहे हो इतना बात? जब किसी भी पार्टी को Yes, मेजॉरिटी ना मिले तो कैसी गवर्नमेंट बनती है? मिल के गवर्नमेंट बनेगी ना, कई सारी पार्टियां मिलेंगी Yes, तो sir. बनेगा गवर्नमेंट। बोलो
उस गवर्नमेंट को हम Yes, बोलते हैं sir. कोलिशन गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? Coalition government. कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट में जो लीडर होगा वो पावरफुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसे जो भी कोलिशन में पार्टीज आई हैं उनको सेटिस्फाई करना है, अदरवाइज वो अपनी सपोर्ट ले लेंगी तो उसकी सरकार जो है गिर जाएगी। बात समझ रहे हो? Yes, sir. जैसे हमारे यहाँ मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह कौन थे? Sir. पूर्व प्रधानमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री। तो वो भी कोलिशन की सरकार बना रहे थे। उनके पार्टी में 17 पार्टियां शामिल थी। समझ रहे हो? Yes. क्योंकि कांग्रेस के पास मेजॉरिटी नहीं थी। नहीं थी। बात समझ रहे हो? इसी वजह से वो जो करना भी चाहते थे तो नहीं कर पाते थे, क्योंकि जैसे वो कुछ हार्ड एक्शन लेना चाहते थे, बगल वाला पार्टी वाला बोलता था कि अगर ऐसा किए तो हम अपना समर्थन छोड़ देंगे। तो उनकी सरकार गिर जाती। इस वजह से ऐसा ही सिचुएशन जो है हमारी रिपब्लिक के साथ हो रहा है कि ये इस वजह से वो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट कितना बना कि 1929 आते आते यह पार्टी जो है 20 बार गवर्नमेंट चेंज हुआ। कितना बार? 29। 20 टाइम्स। एंड एवरेज जो है टेन्योर होता था एक गवर्नमेंट का 239 दिन, यानी साल से भी कम। बात समझे? इस टाइम नहीं होगा, कम ही होगा। अब देखो, पहली समस्या ये थी कि प्रोपोर्शनल मेजॉरिटी थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, इस वजह से मेजॉरिटी गेन करना किसी भी पार्टी को इम्पॉसिबल। पहला रीजन। दूसरा रीजन आर्टिकल 48 था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वह इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है। और इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हम जनता से उसके सिविल राइट्स को छीन लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स को छीन लेते हैं। इमरजेंसी मतलब क्या होता है, समझ रहे हो? उसको लगा इंडिया के में हम एक बार हुआ था ना? भारत में एक बार 1974 में हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया। यस सर। बोलो बच्चा, कुछ बोल रहे हो क्या? लेकिन उसके बाद भारत में कहीं नहीं, कभी भी नहीं लगाया गया। समझ रहे हो? लगा क्यों था? उसके पीछे कुछ रीजन था, बताएंगे जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तब आएगा वो। ठीक है? ओके सर। तो हम लोग यहाँ से डाइवर्ट हो जाएंगे ना, बड़ा टॉपिक तो आएगा ही। तो इमरजेंसी, तो ये जो जर्मनी था इसमें भी क्या हुआ, प्रेसिडेंट जो है बार बार इमरजेंसी लगा दे रहा था। बात समझ गए? जिससे लोगों का विश्वास डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से बढ़ेगा या खत्म होगा, ये बताओ इन सिचुएशंस में। सर खत्म हो जाएगा। खत्म होगा। तो देखो लिखा है यहाँ पे, पीपल लास्ट कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम which seem to offer no solution। जिनको लगता था कि इससे कोई निर्णय, इससे कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। आप समझ गए? यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। अब बताओ, इन सारे सिचुएशंस में देखने के बाद जब पॉलिटिक डेमोक्रेसी फेल होने के कगार पे, लोगों का जीवन पूरी तरह से दुख और निराशा से भरा हुआ है कि नहीं? लोग अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करने में अयोग्य हैं, यानी कि असमर्थ हैं, कैपेबल नहीं है ना? बोलो, कोई एक समस्या है? ऐसे सिचुएशन में अब तो हिटलर को आना ही था, है कि नहीं? तो देखो हिटलर अब जर्मनी को हिटलर की जरूरत है। अब जर्मनी को जरूरत है ना, क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए अब उसको किक चाहिए, है ना? सर हिटलर की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत। तो देखो हिटलर का जो जन्म हुआ था 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1889 इन ऑस्ट्रिया में। हिटलर ने अपना एडल्टहुड तक की जीवन एक गरीबी में बिताई थी। यूथ होने तक की स्थिति उसने किसमें बिताई थी?
गरीबी में, पॉवर्टी में बुलाई थी। उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो अपने आप को आर्मी मैन के रूप में इनरोल कराया, आर्मी को ज्वाइन किया, और वहां पे मैसेंजर इन द फ्रंट, मतलब वार जो फ्रंट पे लड़ रहे थे उनको सूचना देता था कि कौन कौन से पॉलिसी से हमको वार लड़ना है। लेकिन और उसको इस काम के लिए ब्रेवरी मेडल भी मिला था, बहादुरी का मेडल मिला था उसे, यानी कि वो एक बहादुर सैनिक था, इसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन जब जर्मन का हार हो जाता है तो इससे बहुत ज्यादा डर जाता है, भयभीत हो जाता है, हॉरिफाइड, बात समझ गए। लेकिन जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल होती है तो वह विद्रोही हो जाता है, क्या हो जाता है, फ्यूरियस हो जाता है, विद्रोही। क्योंकि उसके अंदर भी बदला लेने की भावना उत्पन्न हो जाती है। यस समझ रहे सर। हो, ये था हिटलर का शुरुआत के दिन। 1919 में जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल होता है तो उसके बाद वहां की एक छोटी सी पार्टी थी जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। क्या था, जर्मन वर्कर्स पार्टी। जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसने इस पार्टी को ज्वाइन किया, बात समझे। और बाद में इस पार्टी में अपना वो कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेता है। कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के बाद उस पार्टी का नाम वो बदल के नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स कर देता है। क्या कर देता है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर। उस पार्टी का नाम उसने क्या कर दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। और यही पार्टी आगे चलकर नाजी पार्टी के नाम से जानी जाती है। इस पार्टी के नाम से तो जानी जाती है नाजी, नाजी पार्टी। तो नाजी नाजीज्म मीन इसकी आइडियोलॉजी थी, नाजी नाजी। जिसको हिटलर फॉलो करता है। हाँ, उसको अभी आएगा वो डिटेल में कि उसकी इस आइडियोलॉजी क्या करते हैं। 1923 तक बच्चों, 1923 में इसने प्लान इसके बहुत बड़े बड़े होते थे। इसको एक चीज देखना तुम लोग, प्लान बहुत बनता था, उस पर काम भी करता था। 1923 में 1919 को पार्टी ज्वाइन किया है और सून उस पार्टी पे अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करता है। और 1923 में उसने बल्विया पे को सीज करने के लिए मार्च भी स्टार्ट कर देता है बर्लिन से। वहां पे सोचता है कि सत्ता को अपने अंडर में ले लेंगे, बात समझे। बट वो फेल हो जाता है ऐसा करने में और अरेस्ट करके उस पर देशद्रोह का केस चलता है। और देशद्रोह का केस चलता है, बट वो बाद में चल के छूट जाता है, बहुत उसको सजा बहुत ज्यादा नहीं होती। 1930 तक उसकी पार्टी चुनाव तो लड़ती है, लेकिन सपोर्ट उसको जनता का उतना ज्यादा मिलता नहीं है जिससे कि वो सरकार में आ पाए, बात समझ गए। यहाँ तो कोई दिक्कत, नो सर। 1929 में क्या हो गया था बच्चों, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। क्यों आया था पता चल गया ना तुमको, यस सर। क्यों आया था तो क्या बताओगे, सर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर गई थी। यस सर। समझ गए। 1930 और ये सारी स्थिति जब हम अभी पीछे पढ़े ही हैं कैसे थी, तो उसमें हिटलर जो है फ्रंट पे आता है बच्चों, और उसकी पार्टी जो है इतनी, उसकी पार्टी जो है प्रोपोगंडा स्टार्ट, प्रोपोगंडा मतलब एक प्रचार होता है जिससे लोगों के मन की ओपिनियन को बदला जाए। ओपिनियन मतलब विचार को बदला जाए, बात समझ रहे हो, इन्फ्लुएंस किया जाए। और उसने क्या करता है कि उसकी पार्टी जो 1928 में मात्र 2.6% वोट पाई थी, रिच स्टेक जो वहां की पार्लियामेंट था, ये देखो रिच स्टेक जो वहां की पार्लियामेंट था। इस बार 1932 में जब उसकी चुनाव होता है तो इस बार उसकी पार्टी जो है 37% वोट पाती है। कितना पता है, बोलो। 37%। 37%। कोई जब चुनाव लड़ता है तो उसका कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो उसका एक झंडा होता है ना, यस सर। इसका झंडा रेड था, क्या था, रेड। रेड था। और स्वास्तिक इसका चिन्ह, स्वास्तिक जानते हो ना, देखो इस फोटो के पीछे बना हुआ है, देख रहे हो ना ये। यस सर। देखो 1932 में हिटलर जब आता है तो अब हिटलर को देखना कैसे, इसका प्रचार कैसे होता है। ये देख रहे हो उसकी रैली है, ये फोटो देख रहे हो तुम लोग। यस सर। तो बड़ा बड़ा रैली ऑर्गेनाइज करता है और लोगों को वादा करता है कि
हम जर्मन के अपमान का, जो जर्मन की डिग्निटी है उसको वापस लाएंगे, जर्मनी के अपमान का बदला लेंगे और ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जो भी गलत हुआ तो है वो उन तो सबको क्लियर मानने था से ना। उसने इनकार कर दिया, ताकि इस बार हमारी तो सत्ता आती है तो हम जर्मन के और जिन जर्मन के अपमान का बदला लेंगे और जिन लोगों को काम की जरूरत है उसको हम काम देंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। बात समझे, ऐसा ऐसा वादा करता है। और एक ओरेटर था, वो ग्रेट ओरेटर कहा जाता है, उसमें सबसे अच्छे वक्ताओं में उसकी गिनती है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था, जैसे हमारे आज के प्रधानमंत्री बोलते हैं। समझ रहे हो? देखो इसकी रैली, ये देख रहे हो कितनी भीड़ है सामने। अक्षरा त्रिपाठी कुछ पूछ रही थी, पूछो। सर ये तो बहुत गरीब था, तो सर ये इतनी बड़ी बड़ी रैली कैसे कर रहा था? गरीब था शुरुआत में, लेकिन जब वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, उस पर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश किया, बात समझी, लोगों का सर। सपोर्ट मिलता गया तब पार्टी। वैसे तो हमारे आज के जो प्रधानमंत्री वो भी चाय बेचते थे, तो क्या हमेशा आज वो चाय बेच रहे हैं क्या? नो सर। आज तो पावरफुल है ना। यस सर। वो हिटलर की आवाज में जादू था बच्चों। ये देखो, तुम लोग देखो थोड़ा ध्यान से, ये भीड़ देख रहे हो, ये पीछे सामने सबको दिख रहा है ना। यस सर। और इसकी ये पार्टी, मतलब इतना ज्यादा, हिटलर वाज ए पावरफुल स्पीकर। His passion and his word moved people. He promised to build a strong nation, undo the injustice of Versailles Treaty and restore the dignity of German people. He promised to employment for those working for works and secure future for the youth. He promised to weed out all foreign influences. Weed out मतलब समाप्त करना होता है, and resist all foreign conspiracy against the Germany. और जो भी षड्यंत्र जर्मनी के खिलाफ हुआ है उन सबको वो दूर करेगा। वो कहता है कि सभी को काम दिया जाएगा, सबको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाएगा। देख रहे हो उसका वादा, और उसके वादा में लोग विश्वास कर रहे थे, क्योंकि वहीं से एक आशा दिख रहा था, क्योंकि हर जगह निराशा था और आशा की किरण लेके कौन आया था? हिटलर। हिटलर लेके आया था। और हिटलर बच्चों, जो वहां की रिचुअल्स हैं, जो स्पेक्टिकल है, इस पे विश्वास करता था। वो जानता था कि अगर भीड़ को अपने तरफ आकर्षित करना है तो इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम बना दो, और उनके में जिस चीज को लेकर विश्वास है उसके प्रति उनको, अगर उसको हम यूज करेंगे अपना पॉलिटिकल कैंपेन में, तो उससे लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। और ऐसा आज का भी चुनाव में ऐसा ही होता है। देख तो आते हैं आदमी, जब चुनाव होगा तो मंदिर जाने लगेंगे कि नहीं? 15 लाख रुपए का वादा करेंगे, बड़ा बड़ा वादा करेंगे, मंदिर जाएंगे, उस टाइप का ड्रेस पहनेंगे, तुमको वो करेंगे, बड़ी बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करेंगे। तो लोग वहां आए हैं वो सब सोचे कि अरे यही जीत रहा है कि नहीं? माहौल बनाना जिसको बोलते हो, ये सर इन्फ्लुएंस कर रहा था बहुत इन्फ्लुएंस ज्यादा। करना। तो इतनी बड़ी रैली में बताओ जो आएगा, और हिटलर को ऐसा प्रोजेक्ट कर देना कि ही वाज मसीहा। क्या है वो? मसीहा। हिटलर जब आता था बच्चों, तो जो उसके सपोर्टर्स होते थे उसको सल्यूट करते थे, रेड बैनर्स लहराने जाने लगता था। और सल्यूट मतलब हाथ उठा कर, एक वो अभी आगे आएगा कि दिखना कैसे उसको सल्यूट किया जाता था। बात समझे? और वो जो जनता है उससे ताली बजवाती। इस प्रकार से हिटलर जो है, अब बताओ हिटलर यहाँ तक समझे ना? बोलो, अभी तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो जल्दी से। हिटलर के बारे में कोई डाउट? बोलो। नहीं है। तो हिटलर कैसे कैसे आ रहा है, तुम लोग को बात समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को दिक्कत है? यस सर। हाँ, यस व्रत अग्रहरी, यस देवांश, अंजलि, सानिया, दीक्षा, प्रवीण, यस सर। बता लोगे ना किसी को कि हिटलर कैसे कैसे आया? बोलो। यस सर। तो अभी तक हिटलर के बारे में कुछ गलत इंप्रेशन बना है कि अभी तक हिटलर से कुछ सीखने को भी मिल रहा है तुम लोग को? सर सीखने के लिए मिला है। क्या सीखने को मिला है?
सर वो बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर था, और सर वो एक छोटे इसमें बहुत सारा गरीब था, फिर भी इतना ज्यादा अच्छा इन्फ्लुएंसर था कि वो अपनी खुद की पार्टी बना लिया, और उसके अंदर रिवेंज की भावना थी। सर अपना बदला लेना चाहता था उन लोग से। वो जो है बदला लेना चाहता था। सर हिटलर को जर्मनी का नागरिकता कैसे मिला? ऑस्ट्रिया पहले जर्मनी का ही पार्ट हुआ करता था, फिर जी बात सर। समझे, अभी आएगा वो। सर यस सर। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था, सर अपने अपने देश का सम्मान वापस करना। हाँ, यस देश का। सर। और इसके साथ साथ ये सोचो कि हिटलर इतनी बड़ी भीड़ को किस प्रकार से अपने तरफ मोड़ लेता है। हमारे प्रधानमंत्री में भी कुछ ऐसा क्वालिटी दिखता है क्या तुम लोग? यस सर। बताओ। यस सर। इतना भी विरोध होता रहे फिर भी वो मन की बात कर देते हैं। मन यस की सर। बात तो बात की बात है बच्चों, फिर भी वो जनता के साथ ऐसा इतना जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं कि नहीं? यस यस सर। सर। ये चीज तो समझ में आया, क्योंकि और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी क्या है, ग्रेट ओरेटर है कि नहीं? यस सर। नहीं है, बताओ। ओरेटर है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर। यस सर। यस सर। सर चलो बोलो। ये देखो, उसके बाद वाला पेज यही है ना। तो जो नाजी पार्टी के थे बच्चों, उन्होंने हिटलर को एक मसीहा के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया, सेवियर, बचाने वाला। एक ऐसा व्यक्ति बताया कि यह व्यक्ति जो आया है, जो हमको अपने दुखों से मुक्त करेगा, भगवान ने भेजा है इस व्यक्ति को, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। बात समझे? बोलो अंजलि। सर हिटलर के कोई सिबलिंग्स भी थे? कौन? तो हिटलर के सिबलिंग्स भी थे? हिटलर के सिबलिंग, भाई बहन पूछ रही हो? यस सर। हाँ, हिटलर के सिबलिंग्स थे बच्चों, ठीक है, लेकिन अभी सर उसकी फैमिली का कोई अभी भी है? नहीं। पाउला हिटलर, ओटो हिटलर, ये सब उसके, एडमंड हिटलर, उसके फैमिली में अभी भी मेंबर्स हैं, ऐसे नहीं है। हिटलर से बच्चों जर्मनी के लोग आज भी घृणा नहीं करते। बात समझिए, सर एक ऐसा ना देश को मानो, खुद के रूप से देखते हैं। क्योंकि हिटलर ने जो कहा था उसको किया। उसने कहा था कि अगर मैं जर्मनी जापान का बदला नहीं लूंगा तो दोबारा जर्मनी की जनता के सामने आऊंगा नहीं। और इसने जर्मनी की स्थिति को सुधार दिया। कितना बेकार स्थिति था जर्मनी का, तुम्हें पता है कि नहीं? Acute economic and political crisis था। When Hitler came in the power, came in the existence of German politics, समस्या था कि नहीं? यस सर। 1932 का चुनाव होता है बच्चों, जब 37% वोट के साथ वह जर्मन का सबसे बड़ा पार्टी बनता है। तो उस समय के जो जर्मन प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग थे, उन्होंने जर्मन के चांसलरशिप का पोस्ट ऑफर करते हैं। चांसलरशिप इज सिमिलर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जर्मन में आज भी चांसलर होती हैं, अंजेला मार्केल है वहां की चांसलर इस समय प्रेजेंट में। बात समझे? यस सर। यानी अब जर्मन में किसका पावर आ गया है? हिटलर का। हिटलर। एक चीज और देखो कि हिटलर का स्वभाव ऐसा है कि जहां भी घुसता है उसके बाद उस सारे पे अपना रोल द रोस्ट, मतलब उस पे अपना दबदबा अब बना लेता है। यस हिटलर सर। हिटलर ने एक छोटी सी पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया और सीधे उस पार्टी को फिर अपने अंडर में लेके उस पे अपना कब्जा स्थापित कर लिया, है कि नहीं? यस सर। यानी हिटलर की एक खासियत ये थी कि हिटलर हमेशा लीडर के रूप में रहना चाहता था, सपोर्टर के रूप में रहना नहीं चाहता था। बात समझे?
क्वालिटी थी कि नहीं ये? बोलो। सर ठीक। यस सर। की। तो जब बच्चों चांसलरशिप बनेगा तो क्या वो सिर्फ चांसलरशिप बन के रह जाएगा क्या? या फिर एक ऐसा चांसलर बनेगा जब जैसे कि वेमर रिपब्लिक जान रहा है कि फ्रेजाइल गवर्नमेंट बनेगी, फिर किसी के दबाव में वो रहेगा तो कुछ कर पाएगा? नो सर। नो सर। हिटलर अभी ऐसा सोचता था, तो देखो हिटलर क्या करता है, ऐसा करेगा कुछ ही समय में कि उसके बाद और कोई जर्मनी में रहेगा नहीं, पॉलिटिकली अब कोई भी जर्मनी में उसका अपोनेंट नहीं रहेगा जो उसके विरोध में खड़ा हो। कैसे, इसको देखो आगे। जब हिंसबर्ग ने उसे चांसलरशिप का ऑफर किया, वो एक्सेप्ट भी कर लिया, और देखते ही देखते जो वहां के रिच स्टैग जो पार्लियामेंट थी वहां पे एक बार आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। और एक रहस्यमय फायर था, पता नहीं चला कि कौन है, और उसको एक एक्सक्यूज मिल गया, बहाना मिल गया। बात समझे? हिटलर को, और उसने तुरंत जो है इमरजेंसी लगा दिया। क्या लगा दिया? इमरजेंसी। और डिक्री मतलब होता है आदेश, शासन का आदेश, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर होता है उसको हम डिक्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्री मतलब 1933 में उसने एक डिक्री देता है कि सस्पेंडेड सिविक राइट्स, नागरिक कानूनों को सस्पेंड कर दिया जाए, न अब किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, न प्रेस है, न असेंबली है। बताओ, जब ये राइट छोड़ दोगे तो उसके विरोध में कोई अब डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा क्या? बोलो। नो सर। यानी कि पहला चाल जो है उसने अपना चल दिया, हिटलर ने आते ही चल दिया कि नहीं? यस सर। उसके बाद देखो उसने सेकेंड स्टेप क्या लिया, जो भी उसके विरोधी थे। Then he turned on his arch enemies and communists, most of whom were really backed up to the newly established concentration camp. मतलब उसके बाद जो उसके पॉलिटिकल अपोनेंट थे, कम्युनिस्ट पार्टी वाले, जो उसकी पार्टी को गवर्नमेंट में आने से रोकना चाहते थे, उसके भी जो सपोर्टर्स, उन सबको उसने पैक किया और कहाँ पे डाल दिया? कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप ये होता था बच्चों, एक दूर ईरान में एक घर होता था जिसमें अगर 100 लोगों की कैपेसिटी है तो उसमें 1000 लोगों को भर दिया जाता था। बात समझ गए? और उसको भरने के बाद उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर को घुमा दिया जाता था कि अगर उसमें से कूद के अगर भागना चाहोगे, इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक कांटेक्ट में आओगे, वहां के बाद तुम बोलो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? तो करंट लग जाएगा ना? करंट लग जाएगी। और अंदर रहोगे तो कितने लोग रहोगे? 1000। 1000। तो पर ऐसा क्यों? वो सजा था उसका, कंसंट्रेशन कैंप। तो कंसंट्रेशन कैंप में इतना ज्यादा भीड़ होता था कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती, लोग सांस की गर्मी से ही परेशान होके क्या हो जाते थे, कुछ दिन बाद मर जाते थे। रिप्रेशन मतलब होता है किसी को दबाना। कम्युनिस्ट को उसने इतना रिप्रेस किया, सीवर था मतलब बहुत ही ज्यादा रिप्रेस किया। 6808 अरेस्ट फाइल ऑफ सिटी ऑफ 500,000। 6808 लोगों को उसने कंसंट्रेशन कैंप में डाला, जिसमें से 1440 सिर्फ कम्युनिस्ट थे। बात समझे? यस सर। ये यानी वो पॉलिटिकल पार्टी। अब उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन था? प्रेसिडेंट था। कौन था? प्रेसिडेंट। अब 2 लोगों को तो उसने समाप्त कर दिया है, बचा है कौन? यानी कि पॉलिटिकल अपोनेंट खत्म। जो गवर्नमेंट, अगर जनता कुछ गलत देख के अगर डेमोन्स्ट्रेट कर सकती थी, वो भी राइट उसने खत्म कर दिया। अब बचा कौन? बताओ। वहाँ की पार्लियामेंट और वहाँ का प्रेसिडेंट अभी भी बच्चे। तो उसने बच्चों एक और फेमस अपना कानून पास करा दिया पार्लियामेंट पास। 3 मार्च 1933 को उसने एक फेमस इनेबलिंग एक्ट पास कराया। कौन सा एक्ट?
famous enabling act. इस एक्ट के द्वारा उसने रिच टैक्स को ही खत्म कर दिया और जर्मन में डिक्टेटरशिप इम्पोज कर दिया। क्या इम्पोज कर दिया? Dictatorship. तो डिक्टेटरशिप। dictatorship पहले इसी ने की ना, हाँ, हिटलर। यानी अब जो भी डिसीजन जर्मनी में लिया जाएगा, न वो कोई पार्लियामेंट लेगी, न कोई प्रेसिडेंट लेगा, न कोई पीपल, न जनता लेगी, बल्कि लेगा कौन? भी हिटलर हिटलर। चाहेगा वही डिसीजन लिया जाएगा। बात समझ गए? Yes sir. सारे पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियन को उसने बैन कर दिया। सिर्फ वही करेंगे जो जर्मन नाजी पार्टी के सपोर्टर होंगे और इससे जुड़े हुए होंगे। समझे? Yes sir.